हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक होगे। तो दोस्तों, अपनी राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। अभी तक अपनी 5 क्लास हो चुकी हैं और अभी अपना चल रहा है चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम जलवायु के बारे में पढ़ रहे हैं कि राजस्थान की जलवायु कैसी है। इसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने राजस्थान के जलवायु के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने सबसे पहले कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, फिर ट्रीवार्थ का जलवायु वर्गीकरण और उसके बाद थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण पढ़ा था। तीनों की अच्छे से छोटी छोटी चीज़ को हमने समझा था। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जलवायु के ऋतु वर्गीकरण को। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है आज का अपना टॉपिक, जलवायु का ऋतु वर्गीकरण। चलो इसको पहले नोट्स को पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी दे दूँ आपको। जैसे कि नाम से लग रहा है ऋतु वर्गीकरण हम सब अच्छे से जानते हैं कि भाई अपनी 4 ऋतु होती हैं: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। तो ऐसे ही जलवायु का वर्गीकरण भी 4 भागों में किया गया है। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। समय: ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर, शरद ऋतु अक्टूबर नवंबर और शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी। अब घटनाएं, इनमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं कौन सी ऋतुओं में, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो गर्मियों में सबको ही पता है तो अपने को कि गर्मियों में भाई लू चलती है, आंधी चलती है, बबूलिया ये आते हैं। वर्षा ऋतु में मानसून आता है, शरद ऋतु में मानसून निवर्तन होता है और कार्तिक कीट आती है, और शीत ऋतु में मावठ और शीतलहर। ये घटनाएं होती हैं सारी ग्रीष्म ऋतु में और वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु में। ठीक है, तो अब एक एक को इनको पढ़ेंगे अच्छे से और समझेंगे कि भाई कैसे क्या है। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में सबसे पहली घटना क्या है? लू। अब लू क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु में गर्म और शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। इनका कारण क्या है लू चलने का? गर्म हवाओं का क्षैतिज प्रवाह या अभिवहनीय प्रवाह लू कहलाता है। ठीक है, अभी आपके सामने एक डायग्राम दिखा रखा है। इसमें क्या दिखा रखी है? ये बीच में देखो अर्थ दिखा रखी है। ये एपी से क्या है? एयर प्रेशर। ठीक है, और टी क्या डिनोट कर रहा है? टेम्परेचर। तो क्या देखेंगे? अर्थ है, अर्थ पे ये वो एयर प्रेशर लो है, और ये इधर सी है, सी पे एयर प्रेशर हाई है, और ये इधर लो है तो ये हवा अभिनय और ये संवहन हो गए। अभी से पढ़ते नो। एपी कम होने से हवाएं ऊपर उठने पर हाई एपी विंड्स सी पार्ट से आती हैं जो आर्द्रता युक्त होती हैं, उसे आंधी कहा जाता है। यानी भाई जब पृथ्वी पे एयर प्रेशर कम होगा तो हवाएं ऊपर उठेंगी। हवाएं ऊपर उठेंगी कि जो समुद्र के पास जो हवा होगी ना, वो एयर प्रेशर कम ज़्यादा होने से हवाएं समुद्र से पृथ्वी धरती की ओर आएंगी और वो नमी लेकर आएंगी अपने साथ, जिसे आंधी कहेंगे। प्रभावी क्षेत्र इसका कौन कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान, मुख्यतः बाड़मेर। ये चीज़ याद रखना, मुख्यतः कहाँ है? आंधी है। उसके बाद आंधी क्या है? ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी एवं आर्द्रता युक्त हवाएं आंधी कहलाती हैं। कारण क्या है इसका? हवाओं का लंबवत या सैन्य रूप से ऊपर उठना। प्रभावी क्षेत्र कौन सा है इसका? उत्तर पश्चिमी राजस्थान, और सबसे ज़्यादा श्रीगंगानगर में 27 दिन तक चलती हैं ये। ठीक है, नोट। लू ग्रीष्म ऋतु में वह घटना है जो तापमान को बढ़ाती है, जबकि आंधी तापमान को कम करती है। क्योंकि लू में नमी नहीं होती और आंधी में क्या? नमी होती है, इसलिए आंधी से तापमान कम होता है और लू से तापमान बढ़ता है। लू गर्म हवा होती है और आंधी में नमी होती है तो थोड़ी ठंडी होती है, टेम्परेचर कम करती है। अब आगे का क्या है? बबूल्या। बबूल्या क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी एवं चक्रवाती हवाओं को बबूल्या कहा जाता है। जैसे ये आपको दिखा रखा है कि वो हवा का वो बनता है, एयर प्रेशर मतलब ज़्यादा हो, टेम्परेचर कम हो। तो कारण क्या है? किसी स्थान के विशेष केंद्र में उच्च तापमान व न्यून वायुदाब, जबकि उसके परिधि क्षेत्र में विपरीत
दशाओं के कारण भूभुल्य निर्मित होता है। ठीक है, मुख्य कारण क्या है इसके? टेम्परेचर ज़्यादा और एयर प्रेशर कम हो तब भूभुल्य का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब प्रभावी क्षेत्र इसके कौन कौन से हैं? उत्तर पश्चिमी राजस्थान, सर्वाधिक बीकानेर में। ठीक है, अब ये देखो डायग्राम मैप में दिखा रखा है। श्री गंगानगर में तो सबसे ज़्यादा आंधियाँ चलती हैं, बीकानेर में भूभुल्य और बाड़मेर में सबसे ज़्यादा लू, तो ये याद रखना। नोट, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान माह जून में सबसे ज़्यादा वो होता है तापमान। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? चूरू। और सबसे गर्म स्थान कौन सा है? फलोदी, जोधपुर। ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि भाई ऐसा पूछा जा सकता है कि ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज़्यादा गर्म जिला कौन सा, जिला पूछ सकते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं सबसे गर्म स्थान कौन सा है। ठीक है, फिर ये इस टाइप से भी आ सकता है, राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर किन 2 जिलों में है? दैनिक में तो जैसलमेर में आएगा और वार्षिक में चूरू में सबसे ज़्यादा आएगा डिफरेंस। ठीक है, तापांतर अधिकतम में न्यूनतम तापमान में अंतर, मतलब दिन और रात के समय में तापमान में जो अंतर होता है ना कि भाई दिन में तापमान ज़्यादा और रात में तापमान कम, तो वो सब दैनिक जो होगा रोज़ाना डेली का उसमें तो जैसलमेर में, अगर वार्षिक होता है वो चूरू में होता है। ठीक है, अगला क्या है? ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में न्यूनतम तापमान, जिला तो सिरोही है, सिरोही में सबसे कम तापमान होता है। स्थान कौन सा है? माउंट आबू में। ठीक है, ये वो है। कारण क्या है? तापमान समानुपाती 1/, ऊंचाई, यानी ऊंचाई बढ़ने पे तापमान कम होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब अगली ऋतु क्या है अपनी? वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु सबसे, इसमें मतलब एक ही घटना होती है, मानसून। मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसम शब्द से हुई। भाषा अरबी भाषा का शब्द है। ये जनक कौन है इसका? अल-मसूदी। अर्थ क्या है? मौसमी हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन जो जल से स्थल की ओर चलती हैं, या फिर ऋतु में परिवर्तन। मानसून का नाम दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पूरे भारत का मानसून, अपवाद तमिलनाडु उत्तरी मानसून या लौटता मानसून। ये आपके सामने डायग्राम दिखा रखे हैं, मानसून की डायरेक्शन दिखा रखी है कि मानसून की डायरेक्शन ऐसे होती है। इंडिया में ये यहाँ से केरल तट से यहाँ से एंट्री करता है, व्यापारिक पौने की डायरेक्शन इधर से होती है। मानसून की तिथियाँ आगमन तिथि और निर्वर्तन तिथि। आगमन तिथि भारत में तो कब है? 1 जून मुख्य भूमि पे मालाबार तट पे। और राजस्थान में कब की डेट है? 25 जून बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। तो ये अपने को याद रखनी है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भाई राजस्थान में मानसून कब आता है? 25 जून। और सबसे पहले कहाँ आता है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। ठीक है, और निर्वर्तन तिथि भारत की तो कब है? उत्तर संपूर्ण 1 अक्टूबर से, उत्तर मतलब भाई निर्वर्तन की स्टार्टिंग कब? 1 अक्टूबर से। संपूर्ण मानसून लौटता कब है? 31 अक्टूबर को ख़त्म हो जाता है। राजस्थान में 30 सितंबर को मानसून निर्वर्तन हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। और राजस्थान में मानसून की प्रकृति कैसी है? देरी से आना और पहले लौट जाना, ये मानसून की प्रकृति है राजस्थान में। मानसून की शाखाएं के बारे में पढ़ते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागरीय शाखा में कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर, हिमाचल शाखा राजस्थान से संबंधित है। जो ये हिमाचल शाखा है ना, ये राजस्थान से संबंधित है। और बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हिमालय और उत्तरी विशाल मैदान शाखा या शिवालिक शाखा राजस्थान। ठीक है, नोट। अब ये कुछ फैक्ट हैं, देखते हैं। राजस्थान में मानसून सबसे पहले हिमाचल शाखा, अरब सागरीय शाखा से आता है, किंतु इस शाखा से अधिक वर्षा नहीं होती क्योंकि अरावली के समांतर है। अरावली के समांतर हैं तो बारिश ज़्यादा नहीं हो पाती है, ये आगे की तरफ निकल जाती है। अरब सागरीय शाखा राजस्थान में आर्द्रता या वर्षा का प्रमुख स्रोत है। नोट, आर्द्रता या बादल या बूंद में परिवर्तन होती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी या उत्तर विशाल मैदान शाखा से होती है। पुरवाई क्या है? राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली पूर्वी मानसूनी हवाओं को पुरवाई कहा जाता है, जिनसे अरावली के पूर्वी भागों में अधिक वर्षा होती है, उन्हें पुरवाई कहते हैं। ठीक है, अब हम राजस्थान में मानसून का प्रभाव देखते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं। तो सर्वाधिक प्रभाव कहाँ है? जिला तो सर्वाधिक प्रभावित जिला झालावाड़ और स्थान माउंट आबू, सिरोही। ठीक है, और न्यूनतम जिला तो आएगा जयपुर और स्थान आएगा सम जैसलमेर में। तो ये तो न्यूनतम
जैसलमेर जिला और स्थान ये तो एक में ही आएगा, जैसलमेर में, ठीक है। वर्षा यहाँ तो झालावाड़ में तो 100 सेमी होती है और माउंट आबू सिरोही में 150 सेमी से अधिक, जैसलमेर में 10 सेमी बारिश होती है और सम जैसलमेर में 0 सेमी। तो यानी ये सबसे प्रभावित कम है, यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 57.5 सेमी या 575 mm। मानसून का दिशा के अनुसार प्रभाव। अब मानसून की दिशा देखो, ये राजस्थान का मैप दिखा रखा है। अब ये मानसून के आगे बढ़ने की दिशा ऐसे है और वर्षा की दिशा ऐसे है, न्यूनतम और इधर, मतलब इधर बारिश सबसे कम होती है, इधर बारिश सबसे ज़्यादा होती है। मानसून इधर से आता है, इधर आगे बढ़ता है, ठीक है। मानसून के दौरान की घटनाएं मानसून कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले मानसून प्रस्फोट, फिर दूसरा मानसून प्रतिच्छेदन, थर्ड मानसून निर्वर्तन और लास्ट कार्तिक हीट या अक्टूबर हीट। इनको पढ़ते हैं, चलो आगे। मानसून प्रस्फोट क्या होता है? मानसून के शुरुआत में होने वाली तेज़ वर्षा को मानसून प्रस्फोट कहते हैं। और समय कौन सा होता है इसका? जुलाई से और अगस्त के बीच में ये बारिश होती है। अगला क्या है? मानसून प्रतिच्छेदन। मानसून प्रस्फोट के बाद लगभग 2-3 हफ्ते तक वर्षा का नहीं होना, मतलब बीच में समय अंतराल आ जाता है ना, उसे मानसून प्रतिच्छेदन कहते हैं। और समय कौन कौन सा है इसका? अगस्त और सितंबर। मानसून निर्वर्तन, मानसून के वापस लौटने की घटना को मानसून निर्वर्तन कहा जाता है, ठीक है। समय कौन कौन सा है इसका? अक्टूबर और नवंबर महीना। भारत में नवंबर मध्य दिसंबर तक, यानी नवंबर पूरा और आधा दिसंबर, ठीक है। कार्तिक हीट क्या है? लास्ट, मानसून के लौटने के बाद अचानक तापमान में वृद्धि होती है, उसे कार्तिक हीट कहा जाता है। अब मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इसके 2 कारक हैं, अल नीनो और ला नीना। अल नीना क्या है? गर्म जलधारा है, महासागरीय, ठीक है। स्थिति दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य इसकी स्थिति है। समय दिसंबर के अंतिम सप्ताह में। प्रभाव मानसून का देरी से पहुंचना एवं कम प्रभावशाली होना, ठीक है। नोट, अल नीनो को चाइल्ड ऑफ क्रिस्ट, यीशु का शिशु यानी महासागरीय बुखार भी कहा जाता है। दूसरा क्या है? ला नीना, यह क्या है? ठंडी मरुस्थलीय जलधारा है। स्थिति कहाँ है इसकी? दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर 3 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। समय कौन सा होता है? दिसंबर के अंतिम सप्ताह में। प्रभाव मानसून का समय पर आना तथा अधिक प्रभावशाली होना, यानी एक दूसरे के अपोजिट होती हैं ये, अल नीनो और ला नीना, ठीक है। नोट, इसे अल नीनो की छोटी बहन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये मानसून खत्म हो गया। अब अगली ऋतु कौन सी अपनी? शरद ऋतु। शरद ऋतु मानसून का निर्वर्तन होता है और कार्तिक हीट होती है। इस ऋतु में न्यूनतम तापांतर पाया जाता है, यानी कभी गर्मी होती है, कभी थोड़ा मौसम ठंडा होता है, ऐसे तापांतर इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगली चौथी ऋतु कौन सी आ जाएगी अपनी? शीत ऋतु। शीत ऋतु में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? मावठ होती है। एक तो जो सर्दियों में बारिश होती है ना, उसे मावठ कहा जाता है, और शीतलहर चलती है, ठीक है। मावठ, शीतकालीन वर्षा को मावठ कहा जाता है। मावठ क्यों होती है? ये देखो मैप में आपको दिखा रहा होता है, ये भूमध्य सागर, ये उपोष्ण यहाँ पे जलवायु, ये भारत अपना जेट स्ट्रीम या पश्चिमी विक्षोभ चलते हैं, तो यहाँ से ये हवाएं चलती हैं, यहाँ से चलती आती हैं और यहाँ से फिर अपने इंडिया में, भारत में बारिश करती हैं। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में ये बारिश करती है यहाँ पे, ठीक है। यही साइड से देखो राजस्थान में दिखा रखी है। कहाँ कहाँ प्रभावित जिले कौन कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर में, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। कहाँ से? भूमध्य सागर से। ये देखो यहाँ से, किसके द्वारा? पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं इनको, ठीक है। कब? दिसंबर से मार्च तक। कुल वार्षिक वर्षा का 10% मावठ है। लाभ, रबी की फसलों में मतलब इसका अच्छा माना जाता है, सबसे ज़्यादा गेहूं में फ़ायदेमंद होती है ये। प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा है इसका? राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी भाग, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, ये जिले मुख्यतः। नोट, भूमध्य सागरीय मानसून द्वारा मावठ प्राप्त होती है, ठीक है। भूमध्य सागर से जो जेट स्ट्रीम या पश्चिमी विक्षोभ आता है ना, उसके कारण ये मावठ होती है।
मावठ का सर्वाधिक लाभ गेहूँ में होने का कारण इसे गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। मावठ का मानसून नॉर्थ ईस्ट मानसून, भूमध्य सागर, शीतोष्ण कटिबंधीय मानसून, ये इसको कहा जाता है। शीतलहर, शीतलहर क्या होती है? शीत ऋतु में हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को शीतलहर कहा जाता है। दिशा नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। प्रभावित क्षेत्र चूरू, सीकर, बीकानेर। समय जनवरी में। ये देखो मैप में आपको दिखा रखी है, ये हिमालय इधर अपना ऊपर, तो इधर से जो आती है ना वो। और सबसे प्रभावित ज़िले कौन कौन से हैं? चूरू, सीकर और बीकानेर, और चूरू तो सबसे ज़्यादा है। और ये जलवायु से संबंधित अब अपने कुछ अन्य और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनको पढ़ते हैं। समवर्षा रेखा क्या है? मानचित्र में वे काल्पनिक रेखाएं जो एक समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती हैं उन्हें समरेखा वर्षा कहा जाता है। प्रमुख समवर्षा रेखा 25 सेमी, यह मरुस्थल को शुष्क मरुस्थल एवं अर्धशुष्क मरुस्थल में बांटती है। अपन ने पढ़ा था 0 से 25, 25 से 40, वो ठीक है। 40 सेमी राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। यह पश्चिमी रेतीली मरुस्थल की पूर्वी सीमा है। 50 सेमी यह अरावली पर स्थित है। यह पूर्वी मैदान व पश्चिमी मरुस्थल को बांटती है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? समवायुदाब रेखा। मानचित्र में एक समान वायुदाब को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को समवायुदाब रेखाएं कह जाती हैं। वायुदाब रेखाएं क्या क्या हैं ये देखो। जनवरी और जुलाई। जनवरी में तो 2 हैं, 1018 MB और 1019 MB। जुलाई में 997 MB, 998, 999, 1000 MB। ये देखो ये मैप में दिखा रखी है, ये इधर से 1019 तो ये ऐसे चलती है, और ये 1018 यहाँ से सीकर, चूरू, बीकानेर ये, और ये इधर जुलाई में दिखा रहा है कि 997 तो यहाँ से ये, 998 ऐसे ये, 999 ये, और 1000 ये इधर से। ये समवायुदाब रेखाएं हैं। ठीक है। अब ये यहाँ पे अपना जलवायु का टॉपिक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो मतलब उठ सकते हैं, बन सकते हैं। वो क्या हैं? पूर्वाई मावठ किसे कहते हैं? अल नीनो, ला नीनो, इनको बारे में पूछा जा सकता है। या फिर कार्तिक हीट। उसके बाद थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान की जलवायु, मानसून, प्रतिच्छेदन, समवर्षा, या फिर 100 वर्ड में कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, ये मतलब RS मेंस के लिए उस हिसाब से। और वैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर उसके लिए इसमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट है? थॉर्नवेट और कोपेन। कोपेन का तो सबसे ज़्यादा है, उसमें तो से तो क्वेश्चन उठता ही है, तो उसको और थॉर्नवेट का अच्छे से पढ़ लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ। ठीक है।